हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हर भारतीय के स्वाभिमान को झकझोर करके रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को एक बहुत बड़ा लीडर और ग्रेट बिजनेसमैन समझते हैं, उन्होंने हाल ही में भारत और चीन को हेल होल यानी कि नरक का द्वार कह करके पुकारा है। एक्चुअली यह बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि उस पश्चिमी अहंकार की निशानी है जो एक 200 साल पुराने मुल्क की कुर्सी पर बैठकर हजारों साल पुरानी सभ्यताओं को जज करने की हिमाकत कर रहा है। क्या वाकई हम नरक में रह रहे हैं या फिर ट्रंप को आईना दिखाने की जरूरत है? आज इसी प्रोपोगेंडा की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, तो आइए चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप जी की असलियत क्या है। देखिए, ट्रंप के द्वारा हेल होल भारत और चाइना दोनों को कह करके पुकारा गया है। भारत और चीन नरक के द्वार हैं, ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं। और ये जो ट्रंप है, वास्तव में जब हम बात कहते हैं कि व्हाइट बर्डन थ्योरी, ये आज तक भी इनके दिमाग में से निकली नहीं है कि व्हाइट सुपरमेसी, ये आज भी इसी तरीका की रेशियल थ्योरीज को अपने दिमाग में के बना करके चल रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि पैसा केंद्रित दृष्टिकोण इनका हो चुका है। लोगों से ज्यादा मुनाफा कमाना हो या महंगा विशिष्ट पर्यटन हो, ये सब अब अमेरिका हो या फिर व्हाइट स्किन्ड जो लोग हैं, उनके लिए ये वास्तव में फिट बैठता है। पैसा हो, वाकई कहते ना कि हिंदी में भी होता है कि भाई दमड़ी ना जाए चमड़ी जाए, वो इस तरीका की जो मानसिकता है, ये अमेरिका और अमेरिका की जो ये लोग हैं, जो खासकर व्हाइट स्किन जो लोग हैं, इनकी है। अब वैश्विक भारतीय प्रतिभा और नेतृत्व, वास्तव में अगर आप देखिए, भारत का जो स्टेम सेक्टर है, ये जो लोग हैं आज पूरी दुनिया के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर और स्टेम के अंदर, इससे भारत की जो टैलेंट है, ये पूरी दुनिया की जो दिग्गज टेक कंपनियां हैं, इनको अपना योगदान देते हैं। ब्रेन ड्रेन से वैश्विक नियंत्रण तक का जो भारत का सफर है, भारतीय कौशल और अफ्रीकी व्यापार से लेकर के अमेरिकी आईटी कंपनियों तक, अगर आप नासा देखिए या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी भी हो, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के गूगल हो, यूट्यूब हो, वहां पर भारत के जो टैलेंट है, उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अच्छा, आगे और भी देख सकते हैं, मुनाफे से ऊपर के उठकर के लोग, कश्मीर सुलभ और सुंदर है। अब देखिए, जो ये बात कहते हैं कि भाई भारत एक नरक का द्वार है, तो क्या मीन है? जो लोग भारत के अंदर ये सोच रहे हैं कि देखिए, भारत की गंदगी को लेकर के हो सकता है या भारत के डेवलपमेंट को लेकर के हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला हो, लेकिन मैं इससे बिल्कुल अलग सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया है, कि ये जो व्हाइट स्किन्ड सुपरमेसी है, इसकी देन है जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये जो आ रहा है। और दूसरा दूसरा ये है कि ईरान के अंदर जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि दुनिया में दो कागज के शेर हैं, पहला है अमेरिका और दूसरा है चाइना। तो एक जो कागज का शेर है, उसका तो औकात आपने देख लिया, लेकिन भविष्य में मैं फिर कह रहा हूं कि भविष्य में आप चाइना का भी ये औकात देख सकते हैं, अगर वो कभी भारत से 1 to 1 या फिर ये ताइवान से या फिर किसी और देश से टकराता है, चाहे वो जापान ही क्यों ना हो, तो आप चाइना की भी यही औकात देख सकते हैं कि ये जो देश है, पेपर पर बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत ज्यादा बजट है, बहुत ज्यादा पावर है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही कागज से नीचे आएंगे, ये वास्तव में आपको ढहते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ तो कश्मीर की जो सुलभ सुंदरता है, हमारे यहाँ तो रामेश्वरम के अंदर जो ट्रेन चलती है, सरकार उसे भी चलाती है, मेरा मानना यह है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइड स्किन सुपरमेसी है, इसी के चश्मे से हमें इन्हें देखना होगा। और अगर हम ये देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह है कि सच को देख करके मुंह मोड़ने जैसा होने वाला है। अब जन केंद्रित जनता की सुविधा के लिए सरकार कार्य कर रही है, ठीक है भाई, ये तो है, लेकिन इनके लिए क्या है कि सब कुछ कैपिटलिज्म है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है, तो इनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरिमा बनाम करारा जवाब। अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भारत के द्वारा इनको करारा जवाब नहीं दिया गया, भारत सरकार के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को वो जवाब नहीं दिया गया जो वास्तव में ऐसे बयान के बाद में होना चाहिए था। देखिए, मैं भी ये मानता हूं और आप भी शायद ये मानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो बड़ बोले व्यक्ति हैं, इनको हर बात पर जवाब देना अपनी ही एक तरीका से अपने आप को नीचे गिराना है। डोनाल्ड ट्रंप, अब सोचिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति को बोल देते हैं कि भाई इनकी पत्नी ने इनका जो जावड़ा है उस पर एक घूंसा मार दिया है। ये कभी आप देखेंगे मार्क कॉर्नी जो कि कनाडा के पीएम है, उनके लिए कुछ भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीका के शायद प्रेसिडेंट थे, वो वहां पर गए थे, रामाफोसा, उनको ही व्हाइट हाउस में बैठा करके जलील करने लगे थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा उनको किस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर इन्होंने बेइज्जत किया है। आपने देखा होगा कि की स्टारमर जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पीएम है, उनको किस तरीका से बेइज्जत किया। तो देखिए,
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अलग तरीका की पर्सनैलिटी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं तो अनप्रिडिक्टेबल हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है कि नहीं एक राष्ट्रपति को किस तरीका से बिहेव करना चाहिए और राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं। उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और बात पे कर रहे हैं लेकिन तुरंत बोलते हैं कि आप मुझसे एपस्टीन पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सोचिए एक इस तरीका की जो पर्सनैलिटी है उसको हर बात पर जवाब देना भारत जैसे गंभीर देश के लिए जरूरी मैं तो नहीं मानता। आप भी मुझे बताइए कि वास्तव में भारत को इनको हर बात पर जवाब देना चाहिए। अब देखिए विवाद की जड़ राजनीतिक बयानबाजी और उसका वैश्विक प्रभाव, अमेरिका घरेलू आवर्जन इमिग्रेशन की राजनीति, बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करने की बहस और घरेलू वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए बाहरी देशों को नीचा दिखाना। और ये देखिए अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वास्तव में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका वोट बैंक है कौन। उनका वोट बैंक है व्हाइट स्किन्ड क्रिश्चियंस, कैथोलिक और जो परंपरागत क्रिश्चियंस हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर व्हाइट स्किन है तो तुम सब हो। तो ये जो वोट बैंक है ये है डोनाल्ड ट्रंप पर। उनके लिए इस तरीका की बयानबाजी और दूसरे को अपसे हीन समझने की जो इनकी जो मानसिकता जहनियत है ये उसी का परिणाम है। अब देखिए प्रवासियों द्वारा निर्मित देश के वर्तमान आवर्जन, अब आप देखिए कि अमेरिका का अगर आप मूल पॉपुलेशन आप देखेंगे तो उनका जो मूल पॉपुलेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन अमेरिका में, जितना भी कंट्रीब्यूशन है आप देखिए चाइना हो या भारत हो या बाहर के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा तो अमेरिका को पूरी तरीके से बसाया गया है। ये 13 कॉलोनियों के द्वारा 200 साल के अंदर एक डेवलप हुई एक देश है जो कि एक भारत या चाइना जैसी जो कि हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं उनको ये सिखा रहे हैं कि देखिए आप क्या हैं, आप नरक के द्वार हैं। ये बोलेंगे इसके लिए आगे देखिए बर्थराइट सिटीजनशिप, अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा नागरिक होगा। तो भारत के अंदर भी देखिए आप देखेंगे कि भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के अलग अलग है, लेकिन इन ये बताते हैं कि भाई हम तो बड़े दिल वाले हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो बाहर का जो व्यक्ति है जो अमेरिका की लैंड पर जिसका जन्म नहीं हुआ वो वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन आप देखिए भारत के अंदर तो ये सब कुछ संभव है। तो ये कहते हैं कि हम लिबरल हैं, लेकिन अगर आप भारत का देखोगे तो भारत इनसे कहीं ज्यादा लिबरल कंट्री है। आगे देखना वर्तमान हताशा, आंतरिक कुप्रबंधन और बढ़ती घरेलू समस्याएं हैं। अब इनका एक जो आप जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर अभी मिड नवंबर में आप देखेंगे तो इनका जो इलेक्शन होने वाले हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं अपने वोट बैंक को कि देखिए हम सुपरमेट हैं, हम जब सबसे ज्यादा सुपर हैं, इसीलिए आप मुझे वोट कीजिए। अगर इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते हैं जो कि अभी इनका देखा 31% के आसपास इनका जो अप्रूवल रेट है ये निकल करके आता, अगर 50% से कम रहता है तो ये लैम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसका मतलब है एक टाइटुलर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, दिखने के लिए प्रेसिडेंट है लेकिन गंभीर जो भी इनके जो कानून बनेंगे उनके लिए इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी कांग्रेस से। तो अब आप सोचिए इस तरीका का जो प्रेसिडेंट ये बनना नहीं चाहते और इसीलिए इस तरीका के बयानबाजी करते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात यही आती है कि देखिए भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो अभी एक तरीका से अपने आप को सामने ला रहा है दुनिया के। जैसे पहला अगर आप देखोगे तो भारत एक सबमिसिव टाइप का कंट्री था कि ठीक है भाई किसी ने कह दिया। अगर आप 1975 1974 के अगर आप देखोगे या आजादी के बाद से ही अगर आप देखोगे तो एक बहुत सबमिसिव कंट्री भारत रहा कि ठीक है अमेरिका का जो आदेश है उसको पालन करेंगे। उसके बाद आज का जो आप समय देख रहे हैं 2014 के बाद का जो समय आप देख रहे हैं भारत कैलकुलेटेड डिसअप्रूवल करता है। अमेरिका अगर कोई भी कार्य करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मदर ऑफ ऑल डील हुई थी उस समय अमेरिका ने कहा था कि देखिए हमारे साथ भी भारत का एफटीए हुआ है और इसको फादर ऑफ ऑल डील अमेरिका ने कहा था। और उसके जो प्रावधान थे उनको लेकर के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कि भाई हमारा $500 बिलियन का ट्रेड होगा, हमारा ये होगा वो, आपने देखा होगा मैंने उसको बहुत सारी वीडियो बनाई थी। अब जैसे ही ये किया तो भारत के द्वारा तुरंत उसका रिफ्यूट किया गया और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसकी वेबसाइट से वो सारी शर्तें हटानी पड़ी अमेरिका को। तो इसे कहते हैं संयमित स्वीकृति और वास्तव में भारत जैसा जो गंभीर कंट्री है उसके लिए ये होना चाहिए। अब बात आती है कि अब 2014 के बाद में धीरे धीरे भारत अब एग्रेसिव रिटेलिएशन के मूड में आने वाला है। अभी आप 10 साल और रुक जाइए, 10 साल के बाद में यानी कि 2036 तक की मैं बात कर रहा हूं, 2036 या 40 तक आप देखोगे कि भारत एक
एग्रेसिव रिटेलिएशन के मूड में चला जाएगा कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी, है ना। आप देख रहे हो ना विदेश मंत्रालय हमारा कि जयशंकर किस तरीका का जवाब देते हैं कि अमेरिका हो या फिर वेस्ट की जो मीडिया है जो सोचती है कि भाई उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। आप याद होगा आपको किस तरीका से जवाब दिया गया था। तो अब भारत की जो सरकार है धीरे धीरे वो एग्रेसिव रिटेलिएशन के मूड में जाने वाली। बस आप 10 साल से 11 साल रुक जाइए, आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। अब यही है कि भाई वर्तमान के अंदर बिना किसी एस्केलेशन के हम जो है अपनी गरिमा को बनाए हुए रिटेलिएट करते हैं। और आप इसे कह सकते हैं गीता का संदेश या कृष्ण नीति भी। कलयुग के भू राजनीतिक परिदृश्य में केवल आदर्शवाद पर्याप्त नहीं है, शक्ति प्रदर्शन भी आवश्यक है और भारत उसको एक संतुलन के रूप में ये कार्य भी कर रहा है। और आप मुझे बताइए कि वास्तव में भारत को और एग्रेसिव होना चाहिए या भारत जिस तरीका से अभी संयमित होकर के जवाब दे रहा है ये पर्याप्त है। आगे देखना प्रतिक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण और भारत बनाम चीन, आक्रामक और जवाबी कार्रवाई, एग्रेसिव लीवरेज। और दूसरा आता है भारत का दृष्टिकोण, संयमित और कूटनीतिक अस्वीकृति, कैलकुलेटेड डिसअप्रूवल। अगर आप चीन का देखोगे तो ये एग्रेसिव लीवरेज उनके पास है। क्यों है आपको आप पता होगा कि चाइना के पास में कुछ ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल्स जिसे हम बोलते हैं वो हैं जो कि चाइना को एक लीवरेज देते हैं। फिर भी मैं आपको बात बताऊं कि चाइना उस तरीका से जिस तरीका से रिटेलिएट कर रहा है ये उसके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनबिल्ट जो क्वालिटीज हैं उनको भी दिखाता है। चाइना एक आप जानते होंगे कि कम्युनिस्ट कंट्री है, वन मैन आर्मी वहां पर होता है, इसीलिए इनका जो रिफ्यूट करने का तरीका है उसके अंदर अपने आप ही एग्रेसिवनेस आई जाती है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सिविलाइजेशन है भारत, इसीलिए भारत का जो डिसअप्रूवल है उसके अंदर भी एक मोडेस्टी होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपको जो संयमित दिख रहा है ना, जो कैलकुलेटेड है, ये भारत उस तरीका से जवाब कभी भी नहीं दे पाएगा जिस तरीका से चाइना देता है। मैंने आपको बता दिया कि भाई एक रूड व्यक्ति है और जब अमीर होते हैं और रूड जो नहस होती है वो और बढ़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मॉडेस्ट होता है अगर वो और अमीर हो, जैसे रतन टाटा है, आप समझिए वो अमीर हो गए लेकिन मॉडेस्टी कभी नहीं गई। आप देखिए इसी तरीका से जो मुकेश अंबानी हो या बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है लेकिन उसके बाद मॉडेस्टी बनाकर रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास 1 से 2 करोड़ रुपए भी अगर आ जाते हैं तो वही जो है एक तरीका से बिहेव बदल जाता है। गांवों के अंदर आप देखिए, छोटे शहरों के अंदर आप देखिए कि अगर 10 करोड़ रुपए कहीं से आ गए तो भाई उनकी चाल ही बदल जाती है। तो मेरा मानना चाइना वही है कि अभी नए नए अमीर हुए हैं तो उसकी जो खनक है वो आती है। और चाइना जिस तरीका से जवाब दे रहा है उसमें दो ही चीज है, तो पॉलिटिकल सिस्टम वैसा होना और दूसरा उनके पास में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर के भी एक लीवरेज है। अब देखिए रणनीतिक उपयोग, व्यक्तिगत टिप्पणी मानकर रणनीतिक समझदारी और डिफेंस स्टेट को अप्रभावित रखना भारत का बिल्कुल सही है कि भाई ठीक है कोई व्यक्ति है वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है तो समझ में आएगा, लेकिन हाँ जरूर ये होना चाहिए कि जब भारत को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की गई है तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए कि ठीक है आप व्यक्तिगत कीजिए लेकिन एज ए कंट्री आप उसको नरक का द्वार नहीं कह सकते, तो कुछ ना कुछ इस पर जरूर थोड़ा सा लेना चाहिए था। अब देखिए अब बात आती है कि देखिए हो सकता है कि अमेरिका ने ये इसलिए कहा हो क्योंकि वो एस्थेटिक को देख करके कि भाई चाहे अमेरिका के पास में बर्फ है, उनके पास में सौंदर्य है और इसको लेकर के वहां घूमने की जगह है, वहां पर न्यूयॉर्क सिटी है, ये है, लेकिन हमारे पास भी कोई कम नहीं है भारत में। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि देखिए उस तरीका का शायद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इसका नहीं रहा होगा, बल्कि वो जो कह रहे हैं व्हाइट स्किन वाला वो ज्यादा वो है उनके दिमाग में। अब देखिए पश्चिमी दौरा मापदंड, बयानबाजी बनाम आर्थिक निर्भरता, भारत पर आप देखिए कि ग्लोबल रेमिटेंस में शीर्ष स्थान है भारत का। आप देखिए H1 वीजा, भारतीय पेशेवर का जो दबदबा है वो सभी देशों से आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी राजनेताओं की बयानबाजी का आंतरिक विफलता का परिणाम है। प्राइवेट कंपनियां केवल ROI देखती हैं, भारतीय टैलेंट कम लागत में उच्चतम गुणवत्ता देता है, इसीलिए H1B वीजा जो है वो अमेरिका चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। और अमेरिका द्वारा H1B वीजा कसने पर चीन जैसे देश भारतीय स्किल्स को आकर्षित करेंगे और दुनिया में हमारा, जैसे मैंने बताया कि इसकी मांग होगी और ये अमेरिका कभी भी ये गलती नहीं कर सकता। अब बात वही है जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये जो कार्य है ये अपने आप में आत्म प्रशंसा जैसा है अमेरिका के लिए। एंटी इंडिया लॉबी, ग्लोबल मीडिया द्वारा नैरेटिव को हवा देना है। दूसरा है आधारहीन रणनीतिक बयान, जैसे कि ट्रंप जो नरक वाला जो इन्होंने बयान दिया है इसका किसी तरीका से कोई भी लेन देन है नहीं। पश्चिमी थिंक टैंक जैसे कि चैथम हाउस द्वारा झूठी रिपोर्ट्स तैयार करना, ये भारत के प्रति एक प्रोपोगेंडा है। मैं जैसा आपको बताया कि भारत का जो टैलेंट है उसके सामने ये रुक नहीं पाते
चाहते, इसीलिए इन्हें लगता है कि भारतीय आएँगे और हमारी जॉब खा जाएँगे। लेकिन भारतीय लोग जो हैं वो टैलेंटेड हैं, इसीलिए ये चाह कर भी, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जो देश है वो हमारी जो H1B वीज़ा जो कि टैलेंट भारत से जाता है, वो है उस पर निर्भर है। इसीलिए ये बयानबाज़ी करते रहेंगे वोट बैंक को सिर्फ़ रिझाने के लिए, उससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकते। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा-सा टाइट रिस्पॉन्स करना चाहिए मॉडेस्टी के साथ में। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया 10-11 साल का समय है, फिर इनको एग्रेसिव तरीक़ा से भी जवाब दिया जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।